नमस्कार बच्चों, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। अपने तीसरे अध्याय भूगोल विषय का 12वीं कक्षा का तीसरा अध्याय जो था जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, उसके बारे में अध्ययन पीछे हमने किया, जैसे वितरण के बारे में। तो आज अपने बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। अब सबसे पहले बात ये आती है कि घनत्व है क्या। जनसंख्या का जो घनत्व है वो है क्या, घनत्व कहते किसको हैं। तो घनत्व भार को कहते हैं। एक इकाई क्षेत्र पर जो जनसंख्या का भार पड़ता है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं, या किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो घनत्व के अंदर शामिल कर सकते हैं। वर्ग क्षेत्र के अंदर होता है, ये ध्यान रखना। किसी भी जगह का अगर आपको क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, ठीक है ना। तो ये क्या है, जनसंख्या और क्षेत्र, दो बातें आएंगी इसमें। जनसंख्या और क्षेत्र का अनुपात, जो अनुपात होता है वो जनसंख्या घनत्व में शामिल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ बाहर से एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको छोटा सा, कि मान लो एक तरफ यहाँ एक दुबली पतली सी कोई भी लड़की खड़ी है जिसके पैरों के अंदर पेंसिल हील वाले ये वाले सैंडल पहने हुए हैं, ये वाले, ठीक है ना, पेंसिल हिल जो एकदम तिखी होती है। और एक तरफ यहाँ हाथी का बच्चा खड़ा है इस प्रकार से, ठीक है ना, ये इस प्रकार से हाथी का बच्चा खड़ा है, ठीक है ना। तो आप बताएंगे कि इसके ऊपर, धरती के ऊपर जो भार है, जो घनत्व है, वो किसका अधिक है। ये तो बिल्कुल दुबली पतली सी और पेंसिल हिल वाले सैंडल पहने हुए हैं, और ये हाथी खड़ा है ना, हाथी का बच्चा या हाथी खड़ा है। तो बताओ कौन सा। ये हाथी से नहीं, इसका घनत्व अधिक नहीं है, इसका भार अधिक नहीं है, इसका भार अधिक है, क्योंकि ये बहुत ही कम स्थान के ऊपर भार दे रही है ना, घेर रही है। और घनत्व जब निकालेंगे क्षेत्र के अनुपात में तो इसका घनत्व अत्यधिक आएगा, हाथी का घनत्व बहुत कम आएगा। तो घनत्व से मतलब प्राय ज़्यादातर यही होता है कि भार से मतलब होता है, और ये क्षेत्र के साथ में एक अनुपात है, जनसंख्या का और क्षेत्र के साथ में अनुपात है। तो यहाँ कुछ जनसंख्या घनत्व के कुछ सूत्र दिए हुए हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व के पहला जैसे गणितीय, कौन सा सूत्र, गणितीय सूत्र। और भूगोल विषय में इस गणितीय सूत्र का ही, गणितीय घनत्व कहते हैं इसको, इसका ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है घनत्व। भूगोल विषय में हम जनसंख्या के आंकड़े निकालने के लिए क्षेत्र का जो अनुपात निकालते हैं उसमें अधिकतर इसी का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इसका सूत्र क्या होगा, जनसंख्या भाग क्षेत्रफल, कुल क्षेत्र, है ना। तो ये क्या है, अनुपात आएगा। तो अब जैसे मान लो कोई एक n प्रदेश है, n प्रदेश है, मैं आपकी पुस्तक का ही उदाहरण ले लेता हूँ। उसका जो प्रदेश का क्षेत्रफल है वो है 100 वर्ग किलोमीटर, और वहाँ पर जो जनसंख्या निवास कर रही हैं वो जनसंख्या कितनी है, 1,50,000, मतलब 1.5 लाख, ठीक है। अब इसका गणितीय घनत्व निकालना हो तो सूत्र अपने पास में क्या है, जनसंख्या भाग क्षेत्रफल। तो सूत्र के अनुसार अपने क्या करेंगे बताओ, इसके अंदर ये भाग दे देंगे। जनसंख्या कितनी है, 1,50,000 भाग क्षेत्र कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर। तो ये कट गया, पीछे कितना रहा, 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जनसंख्या घनत्व निकला है, ठीक है ना। तो ये गणितीय जो घनत्व है वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, और उसका सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। तो आप किसी भी क्षेत्र का घनत्व, जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हो। अब जी आर्थिक घनत्व 2 नंबर पर बात करेंगे अपने, आर्थिक घनत्व।
आर्थिक घनत्व के अंदर क्या होता है, संसाधन, उस क्षेत्र के अंदर संसाधन कितने हैं, किस प्रकार के संसाधन हैं, वो सारे महत्व रखते हैं। तो इसके अंदर आएगा जनसंख्या भाग संसाधन, ये चीज शामिल करनी पड़ेगी। ठीक है। अब कार्यक घनत्व, कौन सा घनत्व, कार्यक, इसमें आएगा कार्यशील जनसंख्या। कौन सी जनसंख्या आएगी, कार्यशील, कार्यक घनत्व, कार्यशील जनसंख्या आएगी। कार्यशील जनसंख्या में क्या होता है बच्चों, जिसमें मान लो जो क्रियाशील जो जनसंख्या होती है, जो कार्य करती रहती है, जो हमेशा क्रियाशील रहती है, क्रिया होती है, वो युवा वर्ग आएगा इसमें। ठीक है ना, युवा वर्ग इसमें ज़्यादातर शामिल किया जाता है, जो ऊर्जावान हो, जिसमें ऊर्जा हो। तो ऊर्जावान कोई भी हो सकता है, तो उसको कार्यशील जनसंख्या में शामिल करते हैं। और अधिकतर इसमें जो जनसंख्या आती है वो लगभग ये मान के चलिए कि आपकी लगभग 30 वर्ष से जो 60 वर्ष के बीच की जो जनसंख्या आती है, 55 वर्ष के जो बीच की जनसंख्या आती है, वो कार्यशील जनसंख्या के अंदर हम लोग ज़्यादातर शामिल करते हैं। 25 से 55 कर लो या 60 कर लो, वो जनसंख्या हम इसमें शामिल करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जनसंख्या ये आगे आएंगी, कार्यशील जनसंख्या, और ये सब अपने अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो इसमें जनसंख्या भाग, इसमें है ना आपकी पुस्तक में प्लस का निशान दे रखा है, प्लस नहीं है, भाग का निशान है। गलती से हो जाता है प्रिंटिंग में, कई बार ऐसी आ जाती है मिस्टेक, कोई बड़ी बात नहीं, गलती रह जाती है। ठीक है ना। और कृषि भूमि क्षेत्र, कृषि भूमि क्षेत्र, ये कार्यशील जनसंख्या में आएगा, कार्यक घनत्व में आएगा। जनसंख्या भाग कृषि भूमि क्षेत्र, कुल कितना कृषि भूमि क्षेत्र है, वो सारा इसमें शामिल करेंगे। अब जी कृषि घनत्व अगर निकालना हो तो इसमें कार्यक में और कृषि घनत्व में थोड़ा अंतर है। कृषि घनत्व, अब इसमें क्या आएगा, कृषक जनसंख्या, सीधी जनसंख्या नहीं आएगी, कृषक जनसंख्या। कृषक जनसंख्या वो है जो कृषि कार्यों में संलग्न है, जिनका काम ही कृषि करना है, प्राथमिक कार्य में जैसे कृषि करना उनका कार्य है, मुख्य रूप से जो कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। कार्यशील जनसंख्या के अंदर कृषि कार्य से जुड़े हुए नहीं होते। कुल जनसंख्या जो है, जो मजदूरी भी कर सकता है ना, दिहाड़ी मजदूरी करता है या खेती करता है, खेती के अंदर जो दिहाड़ी मजदूरी करता है वो भी सारी कार्यशील जनसंख्या में शामिल आएगी। ठीक है ना। कृषि से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सारे कृषि भूमि का क्षेत्र और कुल जनसंख्या आएगा, वो कार्य की जनसंख्या में आएंगे। और कृषि घनत्व निकालेंगे तो सिर्फ कृषक जनसंख्या, जो कृषि कार्य करती है, जो कृषि कार्य में संलग्न है वो, और भाग कृषि भूमि का क्षेत्र, भाग कृषि भूमि का क्षेत्र, ये शामिल करेंगे हम इसमें कृषि घनत्व के अंदर। ठीक है ना। इसके अलावा इसका एक घनत्व और रह गया, वो है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व में क्या होता है, पोषण घनत्व, पोषण घनत्व के अंदर जो खाने योग्य जो फसलें होती हैं उनको शामिल करते हैं। तो इसमें आएगा जनसंख्या भाग भोज्य, भोज्य का मतलब खाने योग्य, ठीक है ना, भोज्य फसलों का क्षेत्र, फसलों का क्षेत्र, ये शामिल करेंगे। इसमें पोषण में क्या आता है कि जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, जो खाने के काम में आती हैं, वो फसलें इसमें शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से हम 5 प्रकार से जनसंख्या घनत्व को निकाल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूगोल विषय के लिए है गणितीय घनत्व, फिर आर्थिक घनत्व, कार्यक घनत्व, कृषि घनत्व और पोषण घनत्व जो हैं वो हम निकाल सकते हैं। अब अगर हम जनसंख्या घनत्व विश्व की बात करें हम लोग, तो विश्व के अंदर कुल जो विश्व का जनसंख्या घनत्व है, विश्व का औसत कुल जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, किलोमीटर हमेशा स्क्वायर में ही आएगा। तो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है पूरे विश्व का। जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है, 47
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति रह रहे हैं विश्व के हिसाब से? पूरी पृथ्वी का जो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है ना, उस 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर टोटल के अगर हम वितरण की बात करें, बिखराव की बात करें और उसमें जो जनसंख्या घनत्व निकालें तो 47 व्यक्ति, टोटल कितने? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर कुल 47 व्यक्ति रह रहे हैं। ठीक है। अब यही बात जब हम एशिया की करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कौन से महाद्वीप में है? एशिया में कितनी थी? 2% से अधिक, है ना, प्रति वर्ष 2% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो वैसे ही एशिया महाद्वीप के अंदर 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखो पूरे विश्व में तो कितने हैं? 47, है ना, मतलब दुगने से भी ज़्यादा लोग एशिया महाद्वीप के अंदर अगर यही जनसंख्या घनत्व निकालें तो 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जी रूस की बात यूरोप की बात करें तो ये जो जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा है वो है 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यूरोप में। ठीक है ना। अफ्रीका की बात करें, अपने अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यही बात जब हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें, अमेरिका की, तो 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, सिर्फ 27, और एशिया के अंदर जो सबसे बड़ा महाद्वीप तो है लेकिन 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दक्षिणी अमेरिका के अंदर 20, और उत्तरी अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें 16 व्यक्ति। और ओसेनिया महाद्वीप, ओसेनिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और उसके द्वीप समूह है, मिलाकर के उनको इकट्ठा संयुक्त नाम से किससे पुकारते हैं? ओसेनिया से। ओसेनिया, ओसेनिया महाद्वीप के अंदर मात्र 3 व्यक्ति, देखो 1 किलोमीटर के अंदर, 1 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 1 किलोमीटर नहीं 1 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें मात्र कितने? 3 व्यक्ति रह रहे हैं। एशिया महाद्वीप में 116 है 1 वर्ग किलोमीटर में, यूरोप में 32 हैं, अफ्रीका में 27 हैं, दक्षिण अमेरिका में 20 हैं और उत्तरी अमेरिका में 16 हैं, और ओसेनिया महाद्वीप के अंदर मात्र 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो बहुत ही बिखरी चित्री हुई अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, है ना। तो ये सारे अपने महाद्वीपों का जनसंख्या घनत्व है जो हमने देखा। अब जी अपने कुछ देशों के जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं। कुछ देशों के अंदर कैसा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है उसी हिसाब से अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले बांग्लादेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व लिए हुए है। बांग्लादेश विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राष्ट्र जो है वो है बांग्लादेश है। और कितना है? 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर एशिया महाद्वीप की बात करें तो 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आते हैं, लेकिन अकेले बांग्लादेश की बात करें तो 1088 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रह रहे हैं। मतलब अत्यधिक जनसंख्या, सघन जनसंख्या है, बहुत ही गहरी जनसंख्या है जिसको ओवर पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया के अंदर कितना है? 506 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 506 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। रुवांडा, रुवांडा की अगर बात करें हम, जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर छोटा सा देश है रुवांडा, उसके अंदर 422 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। नीदरलैंड, नीदरलैंड की अगर हम बात करें तो 405 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
और अब अगर अपने भारत की बात करें तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर आपकी पुस्तक के अंदर 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना संशोधित जो आंकड़े आते हैं, क्योंकि इस पुस्तक के अंदर आपके हो सकता है पुराने आंकड़े दिए हुए, जो संशोधित आंकड़े आते हैं उनके अंदर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये ध्यान रखना। जो बाद में आते हैं, जैसे पहले राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कुछ ज़्यादा दिया हुआ था और अब 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। तो ये जो संशोधित आंकड़े होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, तो जो पूर्ण संशोधित आंकड़े आते हैं उनके हिसाब से 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर कितना है, 382 व्यक्ति रह रहे हैं। और यही जब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की या ओसेनिया महाद्वीप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और उनकी, तो 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो भारत का तो बहुत ज़्यादा है। तो इस कारण अत्यधिक जनसंख्या वाले देश हैं ये, ठीक है ना, जिनमें अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती हैं। तो ये थी कुछ देशों की जनसंख्या घनत्व। बाकी आपकी पुस्तक के अंदर पूरी सारणी दी हुई है, आप लोग बिल्कुल गौर से उनको देखिएगा, पढ़िएगा, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब जिस जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर कुछ देशों को अलग अलग बांटा हुआ है। जैसे नंबर 1 पर अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश या देश जो भी हैं, इन देशों के अंदर क्या है, इन क्षेत्रों के अंदर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक रह रहे हैं। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश जो हैं उनके अंदर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या निवास करती हैं। ऐसे क्षेत्रों के अंदर जैसे पूर्वी किनारे वाले भाग हैं, खनिज संसाधन जहां पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं, जैसे जिसमें आएंगे दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो भाग आएगा वो है ना, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इसका क्षेत्र, कुछ हिस्सा चीन का आएगा। ऐसे अत्यधिक जनसंख्या क्षेत्र वाले में जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भाग जो एशिया का आएगा वो सारा का सारा इसमें शामिल करते हैं। तो इसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप के अंदर भी नीचे जो हीरे की और सोने की खानें मिल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर जैसे सोने की खानों वाला, स्वर्ण खनन वाला क्षेत्र है वो हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी ऐसे ही हैं, है ना। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी जो महाद्वीपों का भाग आता है वो सारा का सारा क्षेत्र इसमें 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र के अंदर शामिल करते हैं। और विशेष रूप से एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग एशिया महाद्वीप का अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में शामिल करते हैं, जिसमें 250 से ऊपर व्यक्ति रहते हैं। नंबर 2 में आएगा अधिक जनसंख्या घनत्व। अत्यधिक में और अधिक में अंतर होता है। अधिक में तो ये होता है कि ठीक है जनसंख्या है, अत्यधिक में ये होता है ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की संख्या होना, ठीक है ना। तो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। अब इनमें क्या है, इसके अंदर 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो महाद्वीपों का बीच का भाग है, जो मध्य भाग है ना, जैसे स्टेपी, प्रेरी, ये जो प्रदेश वाला क्षेत्र आता है या मध्य भाग जो आता है, वो महाद्वीपों का मध्य भाग जो आता है, उस मध्य भाग के अंदर इस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है ना। जो किनारों के ऊपर है वो तो 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ऊपर अत्यधिक भाग है, और ये जो मध्य वाला भाग आता है उसमें 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करते हैं। नंबर 3 सामान्य के अंदर ये होता है कि वहाँ ना तो जनसंख्या को अत्यधिक मान सकते हैं और ना ही जनसंख्या को बहुत कम मान सकते हैं, बीच का सा अनुपात होता है, जिसके अंदर 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करते हैं। ये वो क्षेत्र हैं जिनके अंदर जनसंख्या बहुत ही विरल अवस्था के अंदर
पाई जाती हैं, बहुत ही बिखरी हुई छितरी हुई अवस्था के अंदर जनसंख्या पाई जाती हैं, जिनमें कुछ मरुस्थलीय है या कुछ जलवायु के ऐसे कारक, अपकर्ष कारक या इस तरह के माने जा सकते हैं। फिर नंबर 4 के अंदर क्या आएगा, प्राय कम जनसंख्या घनत्व वाले, कम जनसंख्या घनत्व वाले। इसके अंदर क्या होता है, 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, मतलब बहुत ही कम, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर मात्र 1 से 10 व्यक्ति मिलेंगे आपको, कहीं 1 मिल जाएगा, कहीं 2 मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे, कहीं 8 मिल जाएंगे, इस प्रकार से है, बहुत ही बिखरी हुई अवस्था के अंदर। 5वां जो है वो है जनविहीन क्षेत्र, जिनमें बहुत ही ना के बराबर 1 व्यक्ति से भी कम जनसंख्या पाई जाती है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर 1 व्यक्ति नहीं पाया जाता, ठीक है ना, इसको कहते हैं प्राय जनविहीन क्षेत्र, प्राय जन। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ही गहरी वनस्पति पाई जाती है ना, अत्यधिक इतनी गहरी वनस्पति है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता। अंटार्कटिका महाद्वीप जहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, ठीक है ना। आर्कटिक महाद्वीप महासागर का जो क्षेत्र है, आर्कटिक वाला टुंड्राई जो साइबेरियाई प्रदेश है वो, है ना, या उबड़ खाबड़ धरातल वाला या ऊंचे पर्वत वाला क्षेत्र, है ना, या बर्फ से आच्छादित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र, या मरुस्थल जैसे सहारा मरुस्थल है, कालाहारी का गर्म मरुस्थल है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर 1 व्यक्ति से भी कम जनसंख्या पाई जाती है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर, जिनको प्राय जनविहीन क्षेत्र कहा जाता है, जिसके अंदर ना के बराबर जनसंख्या होती हैं। अब जिस जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, जैसे हमने वितरण को प्रभावित करने वाले कारक किए थे ना, इनमें भी कई ऐसे मिलेंगे जो वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक एक जैसे हैं। तो इसको 2 बड़े भागों में बांटा हुआ है। उनको कितने भागों में था, 4 भागों में था, जैसे विश्वव्यापी था, प्रादेशिक था, सांस्कृतिक था और सामयिक था, है ना। लेकिन इसको सिर्फ 2 भागों में बांटा हुआ है प्रभावित करने वाले कारकों को। नंबर 1 में आएंगे भौतिक कारक, जो प्रकृति प्रदत्त या यूँ कह सकते हैं जो ईश्वरीय प्रदत्त कारक हैं वो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। और इनमें कौन कौन से हैं, इनमें उप पॉइंट आएंगे। फिर नंबर 1 में आएगा स्थिति, वही अक्षांश देशांतरों वाली बात आएगी कि जो 20 से 60 डिग्री के मध्य जो जनसंख्या का फैलाव है उसमें भी 30 से लगभग 35 से और 55 डिग्री का जो है 35 से डिग्री से 55 डिग्री जो उत्तरी अक्षांशों का भाग है वो अत्यधिक जनसंख्या लिए हुए बहुत ही गहरी सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो स्थिति जो जनसंख्या का जो अक्षांश और देशांतरों के हिसाब से, जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे जनसंख्या, भूमध्य रेखा के पास में जाएंगे तो भी जनसंख्या कम है और ध्रुवों पर जाएंगे तो भी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन जो बीच के अक्षांश हैं उन पर जनसंख्या अत्यधिक मिलेगी, बहुत ही सघन जनसंख्या मिलेगी, और वो भी उत्तरी भागों के अंदर, क्योंकि अधिकतर स्थल भाग जो है वो उत्तरी भाग के अंदर है और जो दक्षिणी भाग है उसके अंदर स्थल भाग उतना नहीं है और जनसंख्या घनत्व भी बहुत कम है। तो स्थिति सबसे महत्वपूर्ण कारक है भौतिक कारकों के अंदर। नंबर 2 के अंदर आता है जल की उपलब्धता। क्या आता है, जल की उपलब्धता। अब यहाँ एक बात और बता देता हूँ, यहाँ जो जल की उपलब्धता है, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के ऊपर 71% भाग के ऊपर जल है, तो इसका मतलब जल राशि तो बहुत बड़ी है, और 29% भाग के ऊपर सिर्फ स्थल भाग है। तो इतनी बड़ी जल राशि भी ना के बराबर है मनुष्य के लिए, क्योंकि जो महासागरों के अंदर जल है वो अत्यधिक लवणता के कारण खारा है, अनुपयोगी है ना। और कुछ जल राशि ऐसी है जो भौम जल के रूप में पाई जाती है, जो भूमिगत हैं, वो भी सहजता से नहीं मिल पाता और निकलता है तो उसमें भी खारापन लिए हुए हैं, भूमि की लवणता आ जाती है और आ जाती है, तो वो भी अनुपयोगी कह सकते हैं। बहुत सा क्षेत्र बर्फ से आच्छादित हैं, वो भी अनुपयोगी है। मात्र पूरे विश्व के अंदर 2.4% भाग जल पीने योग्य है, जो कृषि कार्यों में काम में लिया जा सकता है, पीने योग्य है, जो मीठा जल कह सकते हैं जिसको, है ना। तो इसका मतलब जल की उपलब्धता, जहाँ मीठे जल की पर्याप्त मात्रा हो, सिंचाई के लिए उत्तम साधन हो, नदियाँ हों, है ना, झरने हों, या बरसात का भी पानी अगर अपने इकट्ठा करें तो उसको भी हम जलाशयों के अंदर शामिल कर सकते हैं। और जो ये जल की उपलब्धता, मीठे पानी की जो उपलब्धता आसानी से मिल जाए, उस स्थान के ऊपर जनसंख्या अत्यधिक मिलेगी, और जहाँ जल की उपलब्धता सहजता से नहीं मिल पाती या कठिनाई से संघर्ष करना पड़ता है जल के लिए, वैसे स्थानों के ऊपर जनसंख्या बहुत ही बिखरी हुई अवस्था के अंदर पाई जाएगी। तो
तो ये भी एक भौतिक कारक है जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने के अंदर। अब जी आता है जलवायु 3 नंबर पर। जलवायु के अंदर जैसे एक तो होता है अपकर्ष कारक और एक होता है प्रतिकर्ष कारक। तो अपकर्ष कारक का मतलब ये हुआ कि वो अपने से दूर भगाता है। जलवायु विषम जलवायु हो, जो कठोर जलवायु हो, उसके अंदर लोग रहना पसंद नहीं करते। लेकिन जो उत्तम स्वास्थ्यप्रद और लाभप्रद और सहजता से उसके अंदर अपने आप को ढाला जा सके, ना गर्मी का मौसम हो ना बहुत अत्यधिक सर्दी का मौसम हो, ऐसा जो सुहावना मौसम रहता है, ऐसे स्थानों के ऊपर जनसंख्या आपको अत्यधिक मिलेगी, बाकी स्थानों के ऊपर जनसंख्या कम मिलेगी। ये भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। मृदा नंबर 4 भौतिक कारक के अंदर, मिट्टी या मृदा। मृदा के अंदर जहाँ उपजाऊ मृदा होती है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर आपको जो नदी दोआब क्षेत्र होता है जहाँ पर अत्यधिक उपजाऊ मृदा मिलती है, ऐसे स्थानों के ऊपर आपको जनसंख्या अत्यधिक मिलेगी। और जहाँ पर अनुपजाऊ मिट्टी है या बीहड़ वाला स्थान है, उबड़ खाबड़ धरातल वाला क्षेत्र है, तो वहाँ जहाँ अपने कृषि कार्य उत्तम नहीं कर सकते, परिवहन के साधन सुगमता से नहीं चला सकते या उद्योग आसानी से नहीं लगा सकते, तो ऐसे स्थानों के ऊपर आपको ऐसी मिट्टी जहाँ पाई जाती है वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम मिलेगी। जैसे जलवायु के कारण अपने यहाँ सूती वस्त्र उद्योग क्यों नहीं लग रहे गंगानगर जिले के अंदर, जबकि सूती अपने जो कपास का उत्पादन है वो अत्यधिक हो रहा है। जैसे नरमा क्या होता है, मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ तो आप बता सकते हैं? अमेरिकन कपास है नरमा जो है वो, तो ये अपनी कॉटन बेल्ट है, कपास का जो क्षेत्र है पूरा पूरा है ना, कपास पेटी है। तो इसमें सूती वस्त्र उद्योग कामयाब क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि यहाँ शुष्क वातावरण है और धागा चलाने के लिए लगातार कपास का जो धागा रेशा टूटे ना, उसके लिए आर्द्रता वाला क्षेत्र चाहिए, नमी वाला क्षेत्र चाहिए, और वो नहीं है। शुष्कता होने के कारण यहाँ सूती वस्त्र उद्योग कामयाब नहीं हो रहे। तो ये जलवायु का, और कपास का उत्पादन किस मिट्टी में होता है? अपने यहाँ ज़्यादा क्यों होती हैं? क्योंकि काली मिट्टी में कपास अत्यधिक होती है, सबसे उत्तम मिट्टी है कपास के लिए। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है दोमट मिट्टी। अपने इस क्षेत्र के अंदर दोमट मिट्टी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जो दो मिट्टी का मिलन होता है। जैसे ऊपर से रेतीली मिट्टी हो सकती है, नीचे लाल या काली मिल जाए, है ना, ऊपर से अलग रंग की होती है, नीचे अलग रंग की मिलेगी, तो उसको दोमट मिट्टी कहते हैं। तो ऐसे मिट्टी मृदा वाले क्षेत्रों के अंदर भी जनसंख्या अत्यधिक मिलेगी, बाकी स्थानों के ऊपर जनसंख्या ना के बराबर मिलेगी। तो ये तो थे भौतिक कारक जो प्रकृति प्रदत्त कह सकते हैं, जो मानव से को प्रभावित करते हैं, जो भौतिक कारक आए। अब जी दूसरे जो कारक आएंगे वो हैं आर्थिक कारक। कई बार भौतिक कारक मिल जाते हैं, लेकिन आर्थिक कारक वैसे नहीं होते, तो वो जनसंख्या को प्रभावित नहीं करेंगे। जैसे नंबर 1 पर आएगा खनिज। खनिज पदार्थ क्या है? जैसे मान लो मैंने बताया था चिल्ली के अंदर आपको तांबे का खनन है। जैसे कनाडा का यूरेनियम शहर, उसका नाम ही यूरेनियम की उपलब्धता होने के कारण यूरेनियम का खनन होता है। इस कारण से वहाँ पर यूरेनियम की उपलब्धता के कारण उस शहर का नाम ही क्या रख दिया? यूरेनियम शहर रख दिया, है ना। तो इसके अंदर खनिज के अंदर क्या आएगा कि जहाँ जिस क्षेत्र के अंदर खनिज पदार्थों की बाहुल्य होता है, खनिज पदार्थों की उपलब्धता ज़्यादा होती हैं, ऐसे क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या अपने आप ही उस ओर आकर्षित होती है, वहाँ बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उद्योग लगेंगे, है ना। और एक ध्यान रखना, उद्योग जहाँ लगेंगे वहाँ पर और भी नाना प्रकार के कार्य शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे किसके कारण शुरू हुए? खनिज के कारण। और जहाँ खनिज पदार्थों की सहजता से उपलब्धता होती हैं, वैसे क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या अत्यधिक मिलेगी, बाकी क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या बहुत ही बिखरी हुई या ना के बराबर मिलेगी। तो इस प्रकार से खनिज पदार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला। अब जी दूसरा आता है नगरीकरण। नगरीकरण आपने देखा होगा, नगर जो होते हैं उनके आसपास का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा जल्दी बसाव के अंदर आ जाता है। जो पहले एक छोटे से नगर की शुरुआत हुई और अब जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है ना, कोलकाता है, अपना चेन्नई है, मुंबई है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर आज देखोगे आप इन शहरों का पता नहीं चलता कितना लंबा चौड़ा क्षेत्र हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ रोजगार के साधन ज़्यादा मिल गए, वहाँ सुख सुविधाएं ज़्यादा मिल गई मानव को। तो नगरीकरण जो होता है उसके कारण भी वहाँ जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में एक स्थान के ऊपर केंद्रित हो जाती है।
उसके चारों ओर केंद्रित हो जाती हैं और वहाँ जनसंख्या अत्यधिक मिलेगी। बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र आता है उनके अंदर जनसंख्या कम मिलेगी। और वैसे भी महात्मा गांधी ने अपना कहा था भारत के लिए कि भारत की आत्मा जो है वो गाँवों में रहती है ना, अपना ये ग्रामीण प्रधान राष्ट्र है जिसमें गाँवों के अंदर रह रहे हैं। तो ये सारी जो गाँवों में रहने वाली जो बात है ना वो विकासशील देशों की है। विकसित राष्ट्रों के अंदर जितने भी हैं वो गांव भी नगर जैसे ही हैं, सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। उनको गांव नहीं कह सकते, उनको नगर ही के अंदर शामिल करते हैं और वो नगरीकरण के कारण भी जनसंख्या अत्यधिक केंद्रित होती हैं। ये भी एक आर्थिक कारक का महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद में आता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक उद्योग कहीं लगाया हमने, जैसे मान लो हमने कोई भी लोहे का या चीनी का या कोई अन्य किसी चीज़ का, एल्यूमिनियम का या अन्य किसी पदार्थ का हमने उद्योग लगाया कहीं, जैसे सीमेंट का ही मान लो, राजस्थान के अंदर सीमेंट उद्योग बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा पैमाने के ऊपर लगे हुए हैं। तो उद्योग जहाँ लगते हैं उस स्थान पर उद्योग में काम करने वाले श्रमिक तो होते ही होते हैं। उद्योग में काम करने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं, वो इंजीनियर हो, भले ही चाहे वो मजदूर हों, भले ही चाहे वहाँ साफ सफाई वाले हों, वो तो काम करते ही करते हैं। वो तो उनका काम है कि सुबह ड्यूटी से जाएंगे और अपनी ड्यूटी के ऊपर काम कर करके वापस आ जाएंगे। लेकिन वहाँ एक कॉलोनी विकसित हो जाएगी, एक बहुत बड़ा क्षेत्र अधिवास के रूप में विकसित हो जाएगा उस उद्योग के अलावा, औद्योगिक क्षेत्र के अलावा। क्यों? क्योंकि वो जो लोग काम करते हैं उनके बच्चे भी होंगे, उनकी पत्नियां भी होंगी, उनका परिवार भी होगा, वो भी वहाँ रहेगा। उसके अलावा उस परिवार को रोज़मर्रा की वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे दुकानें हैं, है ना, जैसे तेली है, धोबी है, नाई है ना, ये इस तरह के, जैसे दर्जी है, इस तरह की जो डॉक्टर है ना, बैंकिंग सुविधा है, ये सारी सुविधाएं भी उसके साथ में खड़ी हो जाती हैं। तो एक नगर विकसित हो जाता है उद्योग के कारण, उस क्षेत्र के अंदर पूरा बसाव क्षेत्र में आ जाता है और वो विकसित हो जाता है, जिससे जनसंख्या बढ़ती जाती है और जनसंख्या केंद्रित हो जाती है। तो ये भी एक औद्योगिकरण भी एक महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद में आता है लास्ट सामाजिक और सांस्कृतिक। सामाजिक कारक ये होता है कि जैसे मान लो मैं नौकरी कर रहा हूँ कलकत्ता के अंदर और मेरा पूरा परिवार यहाँ रह रहा है गंगानगर के अंदर, तो मैं जब तक नौकरी कर रहा हूँ ना, जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं कहाँ आऊँगा? वापस गंगानगर आऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार, मेरा समाज यहाँ रह रहा है, मुझे समाज अपनी ओर आकर्षित करता है। जो मेरा पैतृक गांव होता है या मेरा जो समाज रह रहा है एक जगह स्थान के ऊपर जहाँ केंद्रित है, मुझे वो आकर्षित करेगा और मुझे वापस आना पड़ेगा वहाँ पर। तो सामाजिक जो कारक होता है वो एक बहुत ही बड़ा जनसंख्या को प्रभावित करता है, जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब सांस्कृतिक कारक कैसे होता है? जहाँ कई स्थानों पर ऐसे जैसे मेले भरते हैं बड़े बड़े, है ना, कई जैसे तीर्थ स्थल हो गए, जैसे हरिद्वार में है ना, गंगा जी को स्नान करने जाते हैं लोग बाग, है ना, कुंभ का मेला है जैसे, है ना, बेनेश्वर मेला है। तो इस प्रकार से इन स्थानों के ऊपर जो सांस्कृतिक कारक भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले। तो भौतिक और आर्थिक कारक जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। ये जनसंख्या वितरण को और जनसंख्या घनत्व को और जनसंख्या वृद्धि को मानचित्र के द्वारा मैं आपको अगला, जब इसी अध्याय का जो अगला पार्ट आएगा उसमें जब करवाऊंगा तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ बोर्ड पर बना करके दिखाऊंगा। तब तक आप लोग तैयारी कीजिए, जनसंख्या वितरण और घनत्व को पढ़िए और विश्व के मानचित्र में भरने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।